हम लोग इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे और ये 6 जनवरी 2025 का है। हमारा जो पहला न्यूज है वो सिंधु घाटी को लेकर है। स्टालिन ने कहा है कि जो सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करेगा उसको $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करेगा उसको $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी को देखेंगे। तो तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी की लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। एग्मोर के सरकारी संग्रहालय में आयोजित सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शताब्दी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम MK स्टालिन ने ये ऐलान किया है। तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध क्या है? तो इसके बीच संबंध पर भी खोज की जा रही है। जैसे कि तूतीकोरिन के शिवकलाई से हाल ही में जो है पुरातात्विक खोज में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित करने के करीब ला दिया है। ठीक है, जो पुरातात्विक खोज तूतीकोरिन के शिवकलाई में हुआ है हाल में ही, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो है एक संबंध रहा होगा। तो इन खोजों का समय जो है निर्धारण उन्हें जो है 2500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच जो है रखता है। तमिलनाडु की खोजों से एक लौह युग सभ्यता की भी उपस्थिति का पता चलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चलती थी, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता ने इस दौरान मुख्य रूप से तांबे की वस्तु का उपयोग किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में जो है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत है। 1920 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो है सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण थे। एक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता है जो 3300 से 2600 ईसा पूर्व है। एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और एक जो है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता है जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। तो जो है इसके 3 जो है चरण हैं। ये 3 चरण है, एक प्रारंभिक है, एक परिपक्व है, एक उत्तर है। जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता है वो जो है 3300 से 2600 ईसा पूर्व है, और जो परिपक्व है वो 2600 से जो है 1900 ईसा पूर्व है, और उत्तर वाला जो है वो 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो है वो हाकरा चरण से संबंधित था, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना है और बढ़ते हुए नगरीय गुण का होना है। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। खेती के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, और उस समय जो है मटर, तिल, खजूर, रुई इन सब की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पा
सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, और लोथल जो वर्तमान भारत के गुजरात में स्थित है, वहां पर जो है इसका परिपक्व देखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ जो है 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, और 1700 ईसा पूर्व आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो है वो समाप्त हो चुके थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जाते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय जो है 1000 से 900 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो ये अपनी जो है नगरीय योजन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में अपने अपने बड़े बड़े दुर्ग स्थित थे, जैसे कि नगरों से कुछ ऊंचाई पर ये दुर्ग स्थित होते थे जहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और दुर्ग के नीचे जो है समानता ईंट से निर्मित नगर होते थे जहां पर जो है सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद था। ग्रिड प्रणाली कहने का अर्थ ये है कि जो वहां की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे आकर काटती थी। इसके अलावा जो है अन्न भंडारों का निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था, और अन्न भंडारों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा वहां पर जली हुई ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसका प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर किया गया है। और उस वक्त जो मिस्र में सभ्यता थी वहां भी उन मकान में जो है शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता अपनी जल निकासी प्रणाली को लेकर भी जो है बहुत जाना जाता है। हर छोटे भरे घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा से बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं। कुछ स्थान जैसे कि लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। इसके अलावा कृषि पर देखें तो हड़प्पाई गांव जो है मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर इन सब का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के उत्पादन के भी संकेत मिले हैं, जहां पर चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत दुर्लभ मिलते थे। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले, और जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी वहां पे बैलों से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, जहां पर जो है खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सूत्रगोई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, यहाँ पर गाय को प्रधानता दी जाती थी। इसके अलावा जो है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था को देखे तो वहां पर जो है अनगिनत संख्या में जो है मोहरे मिला है। उसमें एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग जो है पत्थर, धातु, सीप, शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग वहां पर नहीं होता था। वस्तु की विनिमय प्रणाली वहां पर मौजूद थी, यानी कोई सामान दिया जाता था उसके बदले में कोई सामान ही लिया जाता था। इसके अलावा जो है अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे, वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिज लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था।
इसके अलावा शिल्प कला में जो है हड़प्पाई कांस्य की जो वस्तुआं होती थी उसको निर्मित करने के लिए जो है वो एक भली भांति विधि का प्रयोग करते थे। तांबा जो है राजस्थान के खेतरी खान से प्राप्त होता था और टीन जो है वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे भी बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे वो लोग। इसके अलावा जो है जो टेराकोटा की मूर्ति है उसका निर्माण भी जो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताओं में से एक था। इसके अलावा वहाँ के जो जौहरी वर्ग होते थे वे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि जो है वो पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष प्रकार के बर्तन बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग जो है वो चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं और जो मिले भी हैं उसको अभी तक भी जो है किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी के लिए जो है वहां पे M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि जो भी सिंधु घाटी की लिपि को समझेगा उसको जो है $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो है अभी तक जो है उसके लिपि को समझा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्वानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पाई सभ्यता अनुमानित जो है माना जाता है कि वो व्यापारी वर्ग द्वारा शासित होता था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्ति के केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, वहां पर हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, एक राय ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ पुरातत्वविदों की राय ये भी है कि वहां पर कई शासक वर्ग मौजूद थे और अलग अलग हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अगर वहां पर धर्म की बातें करें तो टेराकोटा की जो लघु मूर्तियां हैं उस पे एक महिला का चित्र पाया गया है और इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये था कि वो जो है पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग जो है नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र बनाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके अलावा देवता के एक तरफ हाथी, बाघ, गेंडा, सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है और उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र बनाए गए हैं। और चित्रित भगवान की मूर्ति जो है वो माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति है। इसके अलावा जो है अनेक पत्थर पर जो है लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है वो एक सींग वाला गेंडा था और दूसरा पशु जो है वो कुबर वाला सांड था। इसके अलावा जो है वहां पर अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी का पतन कैसे हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया और उसका पतन जो है अभी भी विवादित है। जैसे कि एक सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, तो इस वजह से उसका पतन हो गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता जो है आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है वो प्राकृतिक जन्य मानते हैं, बाढ़ वगैरह सब।
प्राकृतिक कारण में भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकता है, और यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण वहां पर अधिक मात्रा में भूकंपों की भी उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण यह माना जाता है कि वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है, और एक कारण यह भी माना जाता है कि जो वहां पर नदी बहती थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, और मार्ग बदलने की वजह से वहां पर जो खाद्य उत्पादन क्षेत्र थे वहां पर बाढ़ आ गई और उससे उसका पतन हो गया। ठीक, तो ये था। अब हम लोगों का जो अगला न्यूज है वो राफेल को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी के फरवरी में पेरिस जाने की उम्मीद है, और साथ ही जो है वो नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का सौदा जो कर रहे थे उसको अंतिम चरण में भी लाना है। तो प्रधानमंत्री को जो है 10 या 11 फरवरी को फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 10 अरब डॉलर से अधिक के सौदे जो वो राफेल से जुड़ा हुआ है उसको भी शायद वो अंतिम चरण में मंजूरी देंगे। भारत और फ्रांस के बीच 2 बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इस बीच उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो की मेजबानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के लिए पेरिस का दौरा करेंगे। तो वहां पर क्या है, तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट है, इसमें भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। और ये आमंत्रण जो है या ये समिट जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट है, ये इसकी मेजबानी जो है फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो हैं, उनसे उनकी मुलाकात पेरिस में होगी। इन सौदों की कुल कीमत जो है वो 10 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल हैं। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में जो है इसकी मंजूरी मिल जाएगी। फ्रांस यहाँ है, यहाँ पे मोनाको है, इधर बेल्जियम है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर इटली से भी लगता है इसकी सीमा, एंडोरा, स्पेन, भारत और फ्रांस के संबंध के मूल में जो है रक्षा साझेदारी है, और अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में फ्रांस कहीं अधिक इच्छुक और उदार भागीदार के रूप में सामने आया है। अगर हम लोग राफेल सौदे को देखें, हम लोग राफेल पे भी चर्चा करेंगे। राफेल सौदे से लेकर इस विमान के समुद्री संस्करण के 26 विमानों के नवीनतम अधिग्रहण तक फ्रांस भारत को अपनी कुछ बेहतरीन रक्षा प्रणाली सौंपने का इच्छुक बना रहा है। इसी बीच फ्रांस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से पहले ही भारत को 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के निर्माण में भी मदद मिल चुकी है, जबकि नौसेना के लिए पनडुब्बी की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए 3 और पनडुब्बी खरीदी जा रही है। संयुक्त अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच में शक्ति जो थल सेना से जुड़ा है, वरुण नौसेना से, और गरुड़ जो है वायुसेना से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है नाटो प्लस के रुख पे भी जो है दोनों देशों में समानता देखी जाती है। जैसे कि फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रखी है कि वो नाटो प्लस भागीदारी योजनाओं को अस्वीकार करता है। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसके नाटो प्लस भागीदारी योजनाओं को अस्वीकार करता है। इसके तहत ट्रांस अटलांटिक अलायंस का जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंध बन जाएगा। भारत ने भी इस योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि नाटो ऐसा टेम्पलेट या खाका नहीं है जो भारत पर लागू होता है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी ये एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के साथ साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में प्रवेश के भारत के दावे का
फ्रांस द्वारा समर्थन किया जाता है। यानी फ्रांस चाहता है कि भारत जो है वो यूएनएससी की अस्थायी सदस्य बन जाए। इसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का भी सदस्य बने। इसके अलावा जो है जलवायु सहयोग भी दोनों देशों के बीच में देखा जाता है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन को लेकर साझा चिंता रखते हैं। जहां भारत ने पेरिस समझौते में फ्रांस का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर अपने संयुक्त प्रयासों के तहत वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की है। इसके अलावा भारत और फ्रांस लंबे समय से सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध साझा करते रहे। वर्ष 1998 में हस्ताक्षरित भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी ने समय के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और वर्तमान में गहन, निकट, बहुआयामी संबंध में विकसित हो गया है, जो सहयोग दोनों क्षेत्रों तक देखी जाती है। राफेल क्या है? तो फ्रांसीसी दोहरे इंजन और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है राफेल। ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। भारत ने 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट खरीदे थे। हवाई वर्चस्व, अवरोधन, हवाई सर्वेक्षण, जमीनी समर्थन, गहन हमला, जहाजरोधी हमला, परमाणु निरोध मिशन के लिए जो है इसको बनाया गया है। इसके अलावा राफेल जेट के हथियार पैकेज में मेटियोर मिसाइल, एस्क्लैप्स क्रूज मिसाइल और MICA मिसाइल प्रणाली शामिल है। मेटियोर मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की अगली पीढ़ी है, जिसे हवा से हवा में लड़ाई में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा जो एस्क्लैप क्रूज मिसाइल है वो 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती है, जबकि मिक्स का मिसाइल प्रणाली जो है एक बहुमुखी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। परिचालन में जो है 30,000 घंटे की उड़ान क्षमता है। इसके अलावा जो है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश भी रहे थे, जैसे कि 1816 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के समय जो है बहुत सारे भारत के ऐसे हिस्से थे जिस पर फ्रांस का कब्जा था, जैसे पौंडीचेरी हो गया, चंद्रनगर हो गया, कराइकल हो गया, माहे हो गया, यनम हो गया। तो इन सब पर जो है फ्रांसीसी उपनिवेश थे। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लंबे समय तक चले युद्ध के कारण अधिकांश इनक्लेव ने अपना पूर्व गौरव खो दिया और अगले 138 वर्षों तक लगातार गवर्नरों ने उपनिवेशों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की कोशिश की। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फ्रांस जो है अंततः भारत में अपने क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया और मछलीपट्टनम, कोझिकोड और सूरत में लॉज अक्टूबर 1947 में जोड़े गए और चंद्रनगर को जो है 2 मई 1950 को जो है भारत को सौंप दिया गया। वहीं पर 2 अक्टूबर 1954 को जो है पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है ये चंद्रनगर को बनाया गया। इसके अलावा 1 नवंबर को जो है पौंडीचेरी, यनम, माहे और कराईकल को जो है भारतीय संघ को सौंप दिया गया। इसके अलावा जो है फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों ने 1962 में एक संधि की भी पुष्टि की, जिससे भारत संघ को क्षेत्रीय संपत्ति के हस्तांतरण की पुष्टि की गई और उससे जो है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का अंत हो गया। फ्रांस जो है वो 8 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तर में जो है ये बेल्जियम के साथ साझा करता है। इसके अलावा जो है दक्षिण में मोनाको के साथ ये साझा करता है और मोनाको इधर है। इसके अलावा दक्षिण में स्पेन के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है यहाँ पे। इसके अलावा अंडोरा भी पड़ता है दक्षिण में। इसके अलावा हम लोग पूर्व में देखें तो पूर्व में जो है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, इनसे साझा होता है। तो उत्तर में जो है ये बेल्जियम से साझा कर रहा है सीमा।
जबकि दक्षिण में जो है ये मोनाको से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये स्पेन से साझा कर रहा है, एंडोरा से साझा कर रहा है। ठीक है, और पूर्व में जो है ये लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से सीमा साझा करता है। तो ये 8 देश हैं जिससे जो है फ्रांस की सीमा लगती है। उत्तर में बेल्जियम से लगती है, दक्षिण में जो है मोनाको, एंडोरा, स्पेन से लगता है, और पूर्व में जो है ये जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और इटली से लगता है। तो ये 8 देशों के साथ जो है फ्रांस की सीमा लगती है। इसके अलावा जो है पश्चिम में ये अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो डाटा प्रोटेक्शन रूल को लेकर है। तो हम लोग जो है देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो है चर्चा इसका भी किया गया है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। पहले हम लोग जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 देखते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की विशेषता क्या है? तो डेटा सुरक्षा का अधिकार पर जो है, जैसे कि ये व्यक्ति को है अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा जो है इसमें उनके डेटा तक पहुंचने, उसे सुधार तथा मिटाने का अधिकार भी शामिल है, जिससे नागरिकों को अपने व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलता है। इसके अलावा अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही प्रोसेस किया जा सकता है। संगठनों को स्पष्ट और विशिष्ट सहमति पर पत्र प्रदान करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा संग्रह से पहले सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रकार के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत के भीतर संग्रहित और संसाधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रावधान का उद्देश्य जो है डेटा सुरक्षा को बढ़ाना और डेटा सुरक्षा कानूनों के आसान प्रवर्तन को सुगम बनाना है। इसके अलावा अधिनियम अनुपालन की निगरानी और शिकायतों को निपटाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। बोर्ड विवादों का निपटारा करने और उल्लंघन हेतु दंड लगाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इसमें जो है संगठनों को, व्यक्तियों और डेटा सुरक्षा बोर्ड को किसी भी डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो व्यक्तिगत जानकारी से समझौते कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य ये है कि डेटा लीक की स्थिति में पारदर्शिता और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना। इसके अलावा इसमें जो है गैर अनुपालन के लिए कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें उल्लंघन हेतु भारी जुर्माना भी शामिल है, और इसका उद्देश्य संगठनों को डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा जो है इसमें माता पिता से सहमति प्राप्त करने को भी कहा गया है, और इसी को लेकर जो है न्यूज में ये आया है। जो डीपीडीपी 2023 है उसकी धारा जो 9 है उसके तहत डेटा फिडुसरीज के बच्चों के डेटा को संसाधित करने से पहले माता पिता या अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। ये अधिनियम नाबालिगों के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण और विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि कुछ संस्थाओं को स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थान सहित सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति और आयु सीमा आवश्यकता को प्राप्त करने से छूट दी गई है। कुछ संस्थाओं को जो है प्रतिबंधित आधार पर मानदंडों से छूट दी जा सकती है, जो उस विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए उन्हें बच्चे के डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो अगला न्यूज है, नागपुर में जो है बाघ और तेंदुए की मौत जो है लगातार हो रहा है, और इसके मौत का कारण जो है वो वहाँ का बर्ड फ्लू है। और केंद्र ने जो है राज्यों को जो भी पशु जो है वो बर्ड फ्लू से संक्रमित है उन जानवरों को उन्होंने क्वारंटीन करने को कहा है। ठीक है, तो जो भी एनिमल जो है वो बर्ड फ्लू से संक्रमित है, उनके सिम्टम्स हैं, तो सेंटर ने कहा है राज्य से, ठीक है,
कि उनको जो है क्वारंटीन किया जाए। नागपुर में बाघ और तेंदुओं की मौत हो रही है, उसके बाद ऐसा कहा गया है। नागपुर में बाघ और तेंदुओं की मौत के बाद केंद्र ने राज्यों से बर्ड फ्लू से संक्रमित जानवरों को क्वारंटीन करने को कहा है। नागपुर महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में 3 बाघ यानी 1 बाघ और 2 बाघिन और 1 तेंदुआ मादा की H5N1 या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत हो गई। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 3 जनवरी 2025 को राज्य के सभी चिड़ियाघरों, बचाव और पारगमन केंद्रों को जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसके प्रवेश को रोकने के लिए चिड़ियाघरों की जो तैयारी है उसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गोरेवाड़ा जो कि नागपुर में है, वहां पर स्थित वन्यजीव अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के पशु चिकित्सकों ने पक्षियों को जानवरों के बाड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए जाल या कवर का उपयोग करके विस्तृत जैव सुरक्षा उपाय जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सुविधाओं के अंदर और आसपास पक्षियों के नियमित नमूने लेने और परीक्षण करने के साथ साथ जानवरों के असामान्य व्यवहार या वायरस के किसी भी लक्षण के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में भारत में जानवरों में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने रविवार यानी कि 5 जनवरी 2025 को सभी राज्यों को एक परिपत्र भेजा, जिसमें उनसे अन्य जानवर या मनुष्यों में बीमारी के संचरण को रोकने के लिए संक्रमित या लक्षण वाले बाघ या अन्य बिल्ली प्रजाति को संगरोध करने का आग्रह किया था। इसके अलावा जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नागपुर में एक पशु बचाव केंद्र में H5N1 वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, उससे 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत हो गई थी। तो अभी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जो भी जानवर बर्ड फ्लू से संक्रमित है उनको क्वारंटीन किया जाए। इसके अलावा बाघ संरक्षण की स्थिति क्या है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है, जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसमें जो है ये अनुसूची पहले अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में जो है रेड लिस्ट में इसको लुप्त प्राय घोषित किया गया है। इसके अलावा वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में जो है इसको परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है भारत में बाघ संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है जो 1973 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। यह देश के सभी उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया था। ये जो है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको जो है वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था। अगर भारत में बाघ के संरक्षण की स्थिति देखें तो भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है और भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभ्यारण्य है और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इसकी आबादी में अत्यधिक वृद्धि देखी गई थी। इसके अलावा भारत में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया गया। इसके अलावा बाघ की संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, वन्य जीवों, पादप या उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बाघ संरक्षण के लिए आधार तैयार किया गया है और इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना
पर बल दिया गया है जिसमें बाघ रह सके। इसके अलावा राज्य सरकार के पक्ष में अधिकारों को अलग किया गया और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अवधारणा को पेश किया गया है। वर्ष 2006 में जो है इसमें संशोधन किया गया और उससे जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इसमें बाघ संरक्षण, वन संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भलाई के बीच जो है जो वन्य जीव संघर्ष होता है उसको भी रोकने के लिए जो है बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 क्या है? तो ये जो है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अधिनियमन में समुदायों के प्रथागत या पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई। जो जंगल में खास तौर पर समुदाय रहते हैं और जो अपने प्रथागत या पारंपरिक जीवनचर्या के अधीन रहते हैं उनको मान्यता जो है इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया है। इसको वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 कहा जाता है। इसमें जो है ग्राम सभाओं को अपनी सीमा के भीतर जो है वन संसाधन और जैव विविधता का लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो है वन अधिकार अधिनियम ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की भांति एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की भी शुरुआत की। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर ये था कि एक बार जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको अगर अधिसूचित हो जाता है तो उसे गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता। बातचीत के दौरान आदिवासी आंदोलन द्वारा इस विशेष खंड पर जो है जोर दिया गया था। इसके अलावा जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो राष्ट्रीय उद्यान या जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है उसके 26% क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा ग्राम सभाओं को जो है अपनी पारंपरिक सीमाओं के भीतर जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया ये भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है और इसको 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी को बढ़ाना था। उनके लिए जो प्राकृतिक आवास है उनको बढ़ाना था, उनके अस्तित्व और उनका रखरखाव सुनिश्चित करना था। तो 9,115 वर्ग किलोमीटर में फैले केवल 9 अभ्यारण्यों से शुरू होकर इस परियोजना ने वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया। इसके अलावा जो है जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उससे पहले जो है हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर हुआ करता था और इसको बदल के जो है बाघ कर दिया गया था। इसके अलावा जो है भारत में बाघ की गणना की विधि क्या है? तो 1972 में जो है पहली बाघ जनगणना किया गया था और वहां पर जो है जो उसके पैर के चिन्ह होते हैं उस विधि का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ जो कैमरा ट्रैप विधि था जो उस समय आधुनिक विधि था उसका भी प्रयोग जो है किया गया था 1972 में जब पहली बार बाघ जनगणना हो रहा था। तो बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, जैसे कि 1972 में जो पहली बार बाघ जनगणना था उसमें 1827 बाघों की गिनती के लिए अविश्वसनीय पग चिन्ह पद्धति का उपयोग किया गया था। फिर 2022 तक जो है बाघों की आबादी वो 3167 से 3925 तक होने का अनुमान लगाया गया, जो प्रतिवर्ष जो है वो 6.1% की वृद्धि दर को दर्शाता है। अब भारत जो है वो विश्व के 3/4 बाघों का घर बन गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लाया गया था। ठीक, वन अधिकार मान्यता अधिनियम क्या था? तो ये जो है ग्राम सभाओं को पारंपरिक सीमाओं के भीतर जो है जो जंगल है, इसके अलावा जो वन्य जीवन है, जो जैव विविधता है, इसकी सुरक्षा, संरक्षण और निगरानी करने का अधिकार देता है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये जो वन्य जीव है या जो पौधे हैं उसके अलग अलग प्रजाति की सुरक्षा करता है, उनके आवासों का प्रबंध करता है। इसके अलावा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव की स्थापना भी पर भी जो है इसमें बल दिया गया है।
तो अभी वाला जो न्यूज़ था उसमें ये था कि नागपुर में बाघ और तेंदुओं की मौत हो रही थी लगातार, और वो मौत का कारण जो है बर्ड फ्लू था। तो उसके संक्रमण से बचने के लिए जो है कि जो भी जानवर को बर्ड फ्लू हो गया है, उससे संक्रमित जो भी जानवर है उसको क्वारंटीन कर दिया जाए ताकि दूसरे सुरक्षित रहे, इसका फैलाव ना हो। अब अगला जो न्यूज़ है उसमें पुलिस जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर जो मुर्गों की लड़ाई होती है उसको रोकने के लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आंध्र प्रदेश पुलिस जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वो जो है ड्रोन का उपयोग कर रही है ताकि जो है जो रोस्टर फाइट होता है, ठीक है, यानी कि जो मुर्गों की लड़ाई होती है संक्रांति के दौरान, उसको रोका जा सके। इसको ब्लड स्पोर्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मुर्गों की लड़ाई क्या है। तो कहा जाता है कि प्राचीन भारत में मनोरंजन के तौर पर जंगली पक्षियों और मुर्गों के बीच में लड़ाई का आयोजन किया जाता था, और यह दर्ज है कि जो पालनार की लड़ाई है, यानी कि 1178 से 1182 के बीच में, उसका नतीजा मुर्गों की लड़ाई से तय हुआ था। पालनार की लड़ाई का जो नतीजा था वो मुर्गों की लड़ाई से तय हुआ था, और इसके बाद से ही जो है जो मुर्गों की लड़ाई है वो आंध्र प्रदेश में मतलब एक संस्कृति के तौर पर विद्यमान हो गया। मतलब तब से ही लोग जो है वहाँ पर मुर्गों की लड़ाई करवाने लगे, और वर्तमान समय में जो है मुर्गों की लड़ाई आंध्र प्रदेश, इसके अलावा भारत के बहुत सारे हिस्सों में होती है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा में भी जो है मुर्गों की लड़ाई देखा जाता है। जब मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है तो उसके बहुत दिन पहले से ही जो है मुर्गों को जो है विशेष रूप से पाला जाता है, और उसके पैर में जो है चाकू और ब्लेड बांध दिए जाते हैं, ठीक है, उसके पैर में चाकू और ब्लेड बंधे होते हैं, और इस लड़ाई में आमतौर पर एक पक्षी की मौत हो जाती है। और मुर्गों को जो है यहाँ साल भर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है लड़ने के लिए, और इस मुर्गे की कीमत जो है लगभग 50,000 रुपए तक होती है। और जब संक्रांति आता है, जब जो है संक्रांति आता है तो इसमें जो है 3 दिन लगातार जो है 3 दिन लगातार जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और इस कार्यक्रम में जो है हजारों लोग शामिल होते हैं, हजारों लोग शामिल होते हैं, और यहाँ पर जो है मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक, इसके पैर में जो है ना ब्लेड लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है, ये ब्लेड लगा होता है, चाकू बंधा होता है, और ये जब एक दूसरे से लड़ता है तो उसमें जो ब्लेड होता है उससे अगला पक्षी मतलब जो मुर्गा है वो कट जाता है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए जो है जो मुर्गों की लड़ाई है उसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो है इसके लड़ाई की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटल ऑफ जो पलानाडु है, जो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था, जो पलानाडु की लड़ाई हुई थी। और ये पलानाडु की लड़ाई कब हुआ था? तो ये पलानाडु की लड़ाई जो है 1178 से 1182 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये वाला बैटल 1178 से 1182 के बीच में ये लड़ाई हुई था, और ये लड़ाई का फैसला जो बैटल ऑफ पलानाडु है, इस लड़ाई का फैसला दोनों पक्ष जो है वो उन्होंने जो है मुर्गों की लड़ाई से तय किया था, और इस वजह से जो मुर्गों की लड़ाई है वो तभी से प्रसिद्ध हो गया, और आंध्र प्रदेश में एक परंपरा के तौर पर ये करवाया जाने लगा। और इसमें हालांकि एक पक्षी की मौत हो जाती है, एक मुर्गों की मौत हो जाती है, तो इसलिए जो है इसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुर्गों की लड़ाई की अनुमति न देने का निर्देश दिया है। 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत में मुर्गों की लड़ाई अवैध है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और 2016 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के बाद जो है इस फैसले ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, और जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने चाकू और ब्लेड के उपयोग के बिना या जुआ या सट्टेबाजी के बिना पारंपरिक तरीके से खेल का आयोजन करने की अनुमति
डी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया खेल होगा, लेकिन उसमें जो है ना तो जुआ लगेगा, ना सट्टेबाजी होगी, ना ही चाकू या ब्लेड का उपयोग होगा। प्रतिबंध के बावजूद जो है मुर्गों की लड़ाई अभी भी आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय है। 2019 में 3 दिनों की अवधि के दौरान राज्य में अनुमानित जो है 900 करोड़ से अधिक रुपए जो है वो यहाँ पे दांव पर लगाए गए थे। तो राज्य में मुर्गों की लड़ाई जो है वो 2 लाख से अधिक मुर्गों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर जो है मुर्गों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये था न्यूज़। अब अगला जो न्यूज़ है वो वही है कि चीन के द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है, जिस पे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था कि उसका प्रभाव जो है क्या पड़ेगा। तो हम लोग इसमें बेसिकली चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको, उस नदी को सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर है जो ये कैलाश पर्वतमाला में स्थित है। यहीं पर से जो है जो मानसरोवर झील है वहां से सियांग दियांग नाम से नदी निकलती है। और ये नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से भारत में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदी में जो है दिबांग है, लोहित है, सियांग है, बूढ़ी दिहांग है, तिस्ता है और धनसारी है। ये नदी 12मासी नदी है और इसकी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थिति के कारण इसकी कई विशेषताएं हैं। यहाँ साल में 2 बार बाढ़ आती है। एक बार जो है गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने के कारण आता है और दूसरा जो है मानसून के प्रभाव के कारण आता है। जलवायु परिवर्तन और उच्च और निम्न प्रवाह पर इनके प्रभाव के कारण इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है और ये विनाशकारी है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के निचले तटवर्ती राज्यों की जनसंख्या जो है इसी पर निर्भर रहती है। उनके खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके अलावा ये नदी अपने आप में गतिशील है क्योंकि इसे लगातार जो है भूस्खलन और वैज्ञानिक गतिविधियां जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बार बार अपना मार्ग भी बदलने में मजबूर हो जाती है। चीन जो है 25 दिसंबर को तिब्बत के यारलुंग तसांगपो नदी पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी, जिसने भारत को चिंता में डाल दिया और भारत ने बांध को लेकर चीन के सामने अपना विरोध भी दर्ज कराया। कहा जा रहा है कि ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा, जिसके निर्माण में चीन करीब 140 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा। इस बांध के पूरा होने पर 60,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा, जो मध्य चीन में यांगत्जी नदी पर बने जल विद्युत परियोजना की 3 गॉर्जर डैम की तुलना में जो है ये 3 गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। भारत के लिए चिंता की वजह क्या है? तो भारत के लिए चिंता की वजह ये है कि तिब्बत से यारलुंग तांसपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग के रूप में जाना जाता है। असम में ये दिबांग और लोही जैसे सहायक नदियों से जुड़ता है। उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना रास्ता बनाती है। यारलुंग तांसो पर चीन जिस पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजना की योजना बना रहा है, वह इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों, अपनी आजीविका और इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो है जो बनिहाल बाईपास है उसको 15 दिनों के भीतर जो है जो 4 लेन यातायात के लिए जो है ये खुल जाएगा, ऐसा जो है नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है। बनिहाल बाईपास जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, रामबान डिस्ट्रिक्ट में जो है ये, और इससे वहां पर जो है बहुत फायदा मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ स्थित है? तो हम लोग पहले देखते हैं बहुत सारे सुरंगों के बारे में। इसमें न्यूज यही है,
तो हम लोग जो है इसमें लेंगे जानकारी सुरंग और दर्रे के बारे में, कहाँ कहाँ है। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है ये चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया था। जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। यह न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है बल्कि एशिया की जो है सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। यह लगभग जो है 9 किलोमीटर लंबा है। ये जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामबन के मध्य स्थित निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके अलावा जो ये बनिहाल बाईपास है ये भी जो है रामबन बनिहाल सेक्शन यानी जो NH-44 है वहां पर ये लोकेटेड है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामबन के मध्य निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके अलावा अगला जो है वो बनिहाल काजीगुर सुरंग है। जो बनिहाल काजीगुर सुरंग है यह बनिहाल और काजीगुर को जोड़ने वाले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल रेंज में 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है 8.9 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। इसके अलावा जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल सुरंग या बनिहाल दर्रे को ही जो है जवाहर सुरंग कहा जाता है और ये सुरंग की लंबाई जो है 2.85 किलोमीटर है। ये बनिहाल और काचीगुर के मध्य जो है NH-1A पर स्थित है जिसको NH-44 भी नाम दिया गया है। ठीक, जवाहर सुरंग। इसके अलावा यह सुरंग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच वर्ष भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा नंदनी सुरंगें हैं और ये सुरंग जो है उधमपुर जिले में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत निर्मित 4 राजमार्ग सुरंगों की श्रृंखला है। इन चारों सुरंगों की कुल लंबाई जो है 1.4 किलोमीटर है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी और यात्रा के समय को कम कर दिया है। इसके अलावा आपने पीर पंजाल रेलवे सुरंग का नाम सुना होगा। ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह टनल लिंक जो कि भारत में एकमात्र ब्रॉड गेज पर्वतीय रेलवे है कांचीगुर और बारामूला के मध्य पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से फैला हुआ है। सुरंग का यह भाग उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई 202 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो है जेट मोड सुरंग है। ये श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे से 20 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन सुरंग है और 6.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग गगनगीर को सीधे कश्मीर के सोनमर्ग से जोड़ेगा। इसके अलावा जोजिला सुरंग है। ये एक निर्माणाधीन सुरंग है जो श्रीनगर के उत्तर पूर्व में NH-1 के श्रीनगर लेह खंड पर स्थित है। यह बालतल और मीना मार्ग के बीच में 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी जिसमें समुद्र तल से 11,578 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। ये लेह कारगिल और श्रीनगर के मध्य पूरे वर्ष सभी मौसमों में सुरक्षित संपर्क सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो है नीलगार सुरंगें हैं और नीलगार फर्स्ट जो है एक ट्विन ट्यूब सुरंग है जिसकी लंबाई 433 मीटर है। नीलगार ट्यूबिन ट्यूब सुरंग 2 की लंबाई जो है 1.95 किलोमीटर है। नीलगार फर्स्ट और नीलगार सेकेंड सुरंगें जो है ये जोजिला पश्चिम पोर्टल तक जो है 18.0 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है। जोजिला सुरंग लद्दाख क्षेत्र के कारगिल द्रास और लेह को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा चटरजला सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर में एक निर्माणाधीन सड़क सुरंग है और यह सुरंग जो है 6.8 किलोमीटर लंबी होगी जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा जिले को बशोहली मनी के मध्य चटरजला से जोड़ेगी। हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि बनिहाल दर्रा है तो ये कश्मीर घाटी को जो है बाह्य हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है।
तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? ये कश्मीर घाटी को जो है बाह्य हिमालय और दक्षिण के मैदानी इलाकों से जोड़ता है। इसके अलावा जो है बारालाचा दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिलों से जोड़ता है। इसके अलावा फोटू ला दर्रा है, ये लेह को कारगिल से जोड़ता है। एक रोहतांग दर्रा है, ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। एक सिपकी ला दर्रा है, सिपकी ला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। एक जेलेब ला दर्रा है, यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। एक नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जो लीपू लेक दर्रा है, ये भारत की चौरन घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ये जो है जो लीपू लेक दर्रा है, ये उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसके अलावा खारदुंग ला जो है लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। इसके अलावा बोमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे कि जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर के बीच में जो है एक महत्वपूर्ण लिंक भी प्रदान करता है। जोजिला दर्रे को बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में जाना जाता है। जोजिला दर्रा सर्दियों के दौरान जो है यहाँ पर भारी हिमपात होता है, जिसके कारण ये बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का संपर्क जो है वो कश्मीर से कट जाता है। 2018 में जोजिला सुरंग परियोजना शुरू की गई और ये एशिया की सबसे लंबी और रणनीतिक द्विदिशात्मक सुरंग है, जो श्रीनगर और कारगिल और लेह के बीच में हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। ठीक, तो इसमें बस यही था, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।